बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फ़लस्तीन का इशू उलझता चला जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि शायद गवर्नमेंट ने फ़लस्तीन के इशू को फ़रोख्त कर दिया है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फार्मेशन इकट्ठी हो रही हैं कि जनाब इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए। और इस्लामी दुनिया की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो भी आपके सामने। और नेतन्याहू मुसलसल कह रहे हैं कि फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनेगी और हमारा जो पुराना मौक़िफ़ है हम उसके ऊपर कायम है। और साथ जो 8 इस्लामी मुल्क हैं उनके वज़रा ख़ारजा बार बार ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी रियासत बनेगी और तभी ये 2 रियासती फार्मूला जो कामयाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। हमास का जो व्यू है वो आपके सामने आ चुका है। तो ये अल्टीमेटली ये इशू सॉल्व कैसे होगा, इसके साथ साथ पाकिस्तानी फ़ौज को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर सिर्फ कुछ अरब होंगे, इंडोनेशियन फ़ौज होगी वो वहाँ गज़ा के अंदर जाके पीस कीपिंग का काम करेगी, या फिर पाकिस्तानी फ़ौज भी होगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे गई तो आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो होगा और क्या जो इस्लामिक फ़ौज है वो वहाँ पे डिसआर्म कर सकती है अपने ही भाइयों को, और डिसआर्म करके क्या वो उन लोगों के हवाले इस इलाके को कर सकते हैं जो इसके दुश्मन भी थे। और साथ साथ टोनी ब्लेयर का जो नाम लिया जा रहा है, टोनी ब्लेयर के नाम के ऊपर क्या इस्लामिक वर्ल्ड मान जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, दिफाई तजियाकार है। इनके साथ सैयद मोहम्मद अली साहब तशरीफ़ रखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। एयर मार्शल साहब आपकी तरफ आना है, ये पाकिस्तानी फ़ौज को जाना चाहिए वहाँ पर या नहीं जाना चाहिए? बड़ा स्ट्रेट सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जावेद चौधरी साहब आपका शुक्रिया कि आपने इतने इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर मुझे आज इनवाइट किया। सिंपल सा जवाब, ज़रूर जाना चाहिए। जरूर जाना चाहिए, ठीक। उसकी जो मेजर वजह यह है कि जो ये स्टेबलाइजेशन फोर्स है जो बनने जा रही है, ये वो वाहिद अस्करी ताकत होगी जो फ़लस्तीनियों को इजराइल से आगे बचा के रखेगी जब तक ये जो गाजा है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बन जाता या उसको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन नहीं मिल जाती जैसे हांगकांग या दूसरी जगह हैं। सो हमें ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन देखिए, ये जो हमारे मुल्क में इस वक्त एक बहस छिड़ गई है कि कुछ लोग प्रो यानी कि फेवर में बोल रहे हैं और कुछ अगेंस्ट बोल रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये हम लोगों को चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको जरूर पढ़ लेना चाहिए। देखिए, इस वक्त जो गाजा में सबसे बड़ा मसला है वो है फ़लस्तीनियों के कत्ल को रोकना और वहां जो लोग जो एक भूख और अफलास का दौरा है और बच्चे मर रहे हैं भूख और बीमारी से, हमने उस चीज को रोकना। अगर देखिए, दुनिया में हमेशा लोग अपने एजेंडे को इंप्लीमेंट करते हैं ताकत के जरिए, ठीक है। 2 साल से जंग हो रही है, क्या मुस्लिम दुनिया ने ताकत के जरिए इजराइल को रोक लिया? नहीं रोका। क्या जो दुनिया के इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ को देखती हैं या ह्यूमन राइट्स की सेफगार्ड होने को देखती हैं, क्या उन्होंने लाइक यूनाइटेड नेशंस, आईसीजे, आईसीसी, क्या उधर से जो रेजोल्यूशंस पास हुए या जो इजराइल को बुरा कहा गया, क्या वो इजराइल को रोक सके? नहीं रोक सके। क्या बच्चों को वहां भूख और अफलास से मरने से हम रोक सके? नहीं रोक सके। तो जब हम नहीं रोक सके तो एटलीस्ट ये एक पीस प्लान है जो हमें ये एक ख्वाब दिखलाता है कि शायद कि उस इलाके में फिर दोबारा एक पीस आ जाए। सो मेरे ख्याल में कि जो लोग इतराज कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन जो इसके ऊपर खुश हो रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। वो इसलिए सोचना चाहिए कि इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें बहुत कॉशियस होना चाहिए। और इससे पहले कि मैंने आपको बड़े आराम से कह दिया कि हमारी फौज को जाना चाहिए, लेकिन इन चीजों के ऊपर जरा क्लैरिटी हमारी गवर्नमेंट को जरूर लेनी चाहिए। जो पहली चीज है वो ये है कि अगर आप ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ें तो ये लगता है कि अमेरिका ने नहीं, इजराइल ने ये प्लान पेश किया, क्योंकि इसमें हर जगह ये लिखा है कि जी कि अगर हमास ने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ठीक। अगर हमास ने ये नहीं किया तो हम इजराइल को दोबारा उसके ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर इजराइल ने अपने जो सारे वादे वईद है जो उससे एक्सपेक्टेड है, अगर वो पूरे नहीं किए तो दुनिया उसके खिलाफ क्या करेगी? क्या दुनिया उसको यूनाइटेड नेशन से निकाल क्लीन चिट दे दी है नेतन्याहू को, ठीक है जी, हम इनको रोक लेते हैं, आप मौज करें जी, यही हो सकता है ना जी सारा। सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं उनकी तरफ जाता हूं, ये फरमाइएगा कि ये 20 निकाती जो फार्मूला है इसके अंदर खराबी क्या है जी? वैसे
देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो मुस्बत बात को मैं क्विकली रिकॉग्नाइज करूँ कि बिटवीन आज़ादी एंड ज़िंदा रहने के हक को अगर देखा जाए तो ये एक उम्मीद प्रोवाइड करती है फ़लस्तीनियों को कि वो अपनी ज़िंदगियों को बहाल कर सकते हैं, उनको खाना पीना, रिलीफ, रिकंस्ट्रक्शन, इलाज की तरफ जा सकते हैं। और ये भी इसमें इम्कान मौजूद है कि इसराइल की जहरियत को बंद किया जाएगा, आर्टिलरी, एयर अटैक्स वगैरह बंद किए जाएंगे और फौजकुशी जो है वो ख़त्म होगी। तो ये यहाँ तक है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फ़लस्तीन का कोई देरपा और फाइनल हल भी है इसमें, या वो फौरी तौर पे हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये कोई दो पार्टीज़ के दरमियान नहीं है। इसमें जिस तरह 8 जो अहम तरीन अरब और मुस्लिम मुल्क है वो भी कंसल्टेटिव प्रोसेस में शामिल हैं, बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि कुछ चीज़ों पे पाबंद इसराइल को भी किया गया है, अगरचे ये बिल्कुल इक्वल लेवल पे नहीं है, ये मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। बॉटम लाइन इसकी यही है कि यूँ लगता है कि फ़लस्तीनी अवाम को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अगर अपनी नॉर्मल ज़िंदगियां बहाल करना चाहते हैं तो वो हमास के सियासी और फौजी मुस्तकबिल से दस्तबरदार हो जाएं। ये बुनियादी कमिटमेंट उनसे मांगी गई है। अब इसमें जो रोल है, जो एयर मार्शल साहब ने भी कहा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये 8 ममालिक जो है मुस्लिम और अरब, अगर इनकी पीस कीपिंग फौज वहाँ पे तैनात होती है या जो इंटरिम टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आती है, उसका मैंडेट क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फौज तैनात करना is an important step, लेकिन उसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, उसका बजट कहां से आएगा, उसकी कमान किसके पास होगी, क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर काम करेगी, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल को वो जवाबदेह होगी तो सिक्योरिटी काउंसिल में तो अमेरिका बैठा हुआ है जो वीटो कर दिया करेगा हर इसराइल की करारदाद, उसके जंगी इक़दाम। 40 से ज्यादा दफा तारीख में वीटो का हक अमेरिका ने इस्तेमाल किया है इसराइल के दिफा में। तो फिर हमारे पास इराक का, अफगानिस्तान के तक तजुर्बात मौजूद हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा किस हद तक ताकत के और जारियत के इस्तेमाल को रोकने में कामयाब हुई है। तो मैं समझता हूं कि अगर मुस्लिम फौज एक बनती है जो कि इसराइल के खिलाफ एक इंक्लूसिव इंटरनेशनल डिटरेंस का रोल प्ले करती है, उसके मजीद जारहाना अजाइम का सद्देबाब करती है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन इसकी जो टेक्निकलिटीज और स्पेसिफिक मामलात हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, कमांड स्ट्रक्चर, बजट, वो किसको आंसरेबल होंगे, अगर उनके ऊपर हमला होगा तो क्या वो जवाबी कार्रवाई की उनके पास इख्तियार होगा, या वो सिर्फ हमास के ऊपर ओवरसाइट देंगे कि वो इसराइल और अमेरिका की तवक्कुआत के मुताबिक उनका गुड बिहेवियर इंश्योर करें। और चूंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिसआर्मामेंट ऑफ हमास की बात की गई, हमास का जिक्र है, इसराइल का जिक्र नहीं है। हाँ जी, कि इसराइल से भी हथियार लिए जाएंगे। डॉक्टर कमर शिवा साहब ये फरमाइए सर, ये सवाल वैसे बड़ा बनता है, वैलिड है, और एयर मार्शल साहब ने भी पूछा है, मोहम्मद अली साहब ने भी, और पूरा पाकिस्तान बल्कि पूछा है, पूरी आलमी जो आलमी इस्लाम है वो ये सवाल पूछ रहा है कि आपने हमास से तो हथियार ले लिए सारे के सारे, उनके मिलिटेंट्स जो उनको भी वहां से निकाल दिया और वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर डिस्पर्स हो गए और मुख्तलिफ मुल्कों ने उनको अपने पास रख लिया जैसे कभी तालिबान रखे जाते थे। तो अब अगर इसराइल जो है वो अगर इन्विजन अपनी जारी रखता है, वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करता, वो रोज टैंक लेके वहां पे आ जाता है, तो उनको कौन रोकेगा? देखिए, मेरा ख्याल है ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जो जिसके बारे में बात हो रही है, यही रोकेगी। देखें, इसमें सिर्फ इजराइल के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, इसके लिए फलस्तीनियों और गजा के लिए भी फेवरेबल एनवायरनमेंट है। उनको गारंटर मिल गए हैं। इजराइल के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर तो एतबार ही नहीं किया जा सकता, वो तो ऐसा बंदा ही नहीं है जिसके ऊपर कोई बंदा रिलाई कर सके। सो मेरा ख्याल ये है कि जिस चीज को समझना चाहिए कि देखें, इमीडिएटली तो जो बर्बैरिटी, जो जेनोसाइड, जो एथनिक क्लिंजिंग जो नेतन्याहू कर रहा था, इमीडिएटली तो वो रुक रही है। दूसरे नंबर पे ये है कि गजा के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, फलस्तीन के लोगों के लिए, कि उनको तो इतने गारंटर मिल गए हैं। देखें, पहले तो मुसलमान दुनिया में से मेजर जो 8 मुल्क थे, उन्होंने जाके ट्रंप साहब से मुलाकात की, फिर उसके पीछे एक पूरी मुस्लिम उम्मा का कंसेंट नजर आता है, फिर फलस्तीनियों का इसके साथ कंसेंट नजर आता है, और आ रहा है, और वो बोले भी हैं फलस्तीनियन अथॉरिटी जो है। सो हमास भी सारी बातें मान जाएगी जिस तरह अभी बात कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा जो सपोर्ट गजा के लोगों को और फलस्तीनियों को ये मिली है कि सारी की सारी दुनिया इकट्ठी है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और दूसरी बात यह है कि
फोर्स करेगी इजराइल को कि वो भी देखें एक स्टेटहुड की तरफ जा रहा है इस वक्त फलस्तीन। जैसे ही ये स्टेप सीज फायर होगा, बाकी स्टेप फॉलो होंगे तो एक स्टेटहुड की तरफ जाएगा। और अगर आपने जो बात की कि इजरायली फोर्सेस जो है वो स्टेप स्टेप गजा से बाहर निकल रही हैं, एक आपने मैप देखा होगा जो आया है कि जिसमें फॉर एग्जांपल अगर इजरायली फोर्सेस इस वक्त बिल्कुल अंदर हैं गजा के अंदर, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे सिचुएशन डेवलप होगी वो पीछे जाएंगे और फिर एक बाहर जाके अपना गजा के ऊपर एक बफर जोन क्रिएट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है कि गो के इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन की गारंटीज नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा मुसलमान ममालिक, अमेरिका खुद उनकी गारंटी है। और दूसरी बात ये भी है, देखें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं और नेतन्याहू भी डरता है डोनाल्ड ट्रंप से कि अगर मैंने अमेरिका के अंदर इसकी सपोर्ट छोड़ दी और इसकी जो मुझे सपोर्ट आ रही है मैंने छोड़ दी तो मेरे साथ क्या होगा। सो मेरा ख्याल है अंडर प्रेशर नेतन्याहू, वो नेतन्याहू जो ये कहता था कि मैंने तो सारे का सारा गज़े पे कंट्रोल करना है, मैंने कब्जा करना है, और अमेरिका खुद ये बातें किया करता था, उन सबको पीछे हटना पड़ा है। तो मेरा ख्याल है ये सारी की सारी जो स्पेस मिली है या जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है ये गजा के लोगों की है, ये मुसलमानों की, और इसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने अपना इसमें किरदार अदा किया है। हमारा एज ए ग्लोबल स्टेज के ऊपर हम एज ए पीस मेकर सामने आए हैं। हम एक ऐसा कंट्री जो कि ग्लोबल पीस आर्किटेक्चर जिसने खड़ा किया वो सामने आया है। तो मैं समझता हूँ इसमें बड़े एक इम्पोर्टेंट और अहम चीजें सबके लिए पिन्हा है, खास तौर पे फलस्तीन के लोगों के लिए, गजा के लोगों के लिए, जो एक अनइंटरप्टेड बर्बरियत जो है वो इजराइल और नेतन्याहू की फेस कर रहे थे, उनको वो सुकून मिलेगा और वो अपनी जिंदगियां बेहतर तरीके से गुजारेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ रहा हूँ, ब्रेक मैंने लेनी है कि इशू इसराइल का कुछ और है, वो ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है और उसका ख्याल ये है कि ये सारे इलाके जो हैं मदीना मुनव्वरा तक इनका हिस्सा थे, ग्रेटर इसराइल का जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टेट थी, और ये उस तरफ जाना चाहता है। तो ये तो ग्रेटर इसराइल के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है मुस्लिम वर्ल्ड ने और अमेरिका ने, तो क्या इसे इसराइल तस्लीम कर लेगा? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये फरमाइएगा कि इसराइल का इशू या नेतन्याहू का इशू ये है कि वो ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना चाहते हैं और वो समझता है कि सारे इलाके जो हैं ये उस ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। तो प्लान तो कुछ और है, ये जंग तो उस प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जब ये एक रुकावट खड़ी करेगी मुस्लिम वर्ल्ड और उसके बाद अमेरिका, तो क्या ग्रेटर इसराइल को वो भूल जाएंगे सारे और ये वापस चला जाएगा प्लान उनका? देखिए, मैं नहीं समझता ये ग्रेटर इजराइल का प्लान है, बल्कि ये तो इजराइल को वापस अपनी टेरिटरी में भेजने का प्लान है। देखिए ना, पहले इजराइल क्या कर रहा था, पहले इजराइल कभी किसी मुल्क पे हमला करता था, कभी किसी मुल्क पे हमला करता है। अब तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, अब तो उसके बिहेवियर को मॉनिटर करने के लिए ममालिक मौजूद हैं। पहले तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं था, अब चेक एंड बैलेंस मौजूद है। फॉरगेट ग्रेटर इजराइल, अब तो वो गजा से बाहर निकल रहा है। आप ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं, उसको तो गजा में वो स्पेस नहीं मिल रही। तो मैं समझता हूं कि जिस चीज को मैं देखना चाहिए कि इजराइल के लिए ऑप्शंस कम हैं इसमें, उसको देखें। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि कहीं ना कहीं अरब रियासतें इजराइल को रिकग्नाइज कर लें, या एटलीस्ट अरब रियासतें जो इजराइल को के वजूद को तस्लीम कर लें। अमेरिका बेसिकली उनको ये कह रहा है कि भाई आप जो है अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाओ, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि बाकी लोग तुमसे मिलें, मिल के काम कर सकें, या मिल के एटलीस्ट जिस तरह इब्राहिम कॉर्ड था। अरब रियासतें तो नहीं तैयार, या कोई तैयार नहीं है जब तक जारी बात है फलस्तीन की रियासत ना बने। लेकिन इस वक्त तो फलस्तीन के जो नेतन्याहू के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा रहा है और अमेरिका उसमें काम कर रहा है कि एटलीस्ट नेतन्याहू को बताया जाए कि माफी मंगवाई है ना उन्होंने कतर से, वो इजराइल, वो नेतन्याहू जो किसी से माफी नहीं मांगता था। सो मेरा ख्याल है कि इसमें ये ग्रेटर इजराइल नहीं है, कतर से माफी मंगवाई है, उसके बिहेवियर को रेगुलेट किया जाएगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा मुस्लिम फोर्सेस को, और जो वहां पे पैरामीटर फ्यूचर में तय होंगे। बिल्कुल ठीक है। एयर मार्शल साहब, आपकी तरफ ने सर ये देखे दो वाकयात हुए थे जैसे सारा टेबल टर्न किया। एक तो कतर के ऊपर हमला,
इसराइल की तरफ से मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा कर दिया उसने, और ये जो 8 इस्लामी मुल्क इकट्ठे हुए हैं, दरमियान में आए हैं, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये मुतालबा किया है कि कतर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी इसको, और उसके बाद माफ़ी मांगी। दूसरा वाक़या जो वो माफ़ी मांगना है, नेतन्याहू तो कभी माफ़ी मांगता नहीं था, तो उसने बाकायदा व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के डोनाल्ड ट्रंप के सामने माफ़ी मांगे। तो इसको कैसे देखते हैं? इसका मतलब ये है कि इसराइल वापस जा रहा है। मैं डॉक्टर कमर चीमा की सारी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इजराइल के लिए कोई इजराइल को किसी तरीके से बांधा जा रहा है, बल्कि मेरे ख्याल में इजराइल को एक और खुली छूट दी जा रही है। और मैं आपको इस डॉक्यूमेंट से पढ़ के बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि देखिए, जो इजराइल ने कतर से माफी मांगी है, वो इसलिए नहीं मांगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको कहा था, वो इसलिए मांगी क्योंकि ये मेरे ख्याल पहला पॉजिटिव रिजल्ट है सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील का। क्योंकि अगर ये डिफेंस डील फैल जाती और सारे अरब ममालिक इसके अंदर आ जाते, तो इतनी बड़ी फोर्स बन जानी थी इजराइल के खिलाफ कि इजराइल का वहां वजूद रहना मुश्किल हो जाता। सो जिसको कहते हैं ना, वो प्रेगमेटिक किस्म के लोग हैं, उन्होंने एक कहा कि जी चले ठीक है, छोटी सी माफी मांग लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी फोर्स को अपने खिलाफ बनने से रोक लेते हैं, और एग्जैक्टली वही होगा। लेकिन देखिए, दो चीजें हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कह रही हैं कि एक है अपोलिटिकल टेक्नोक्रेटिक सेटअप बनेगा जिसको लीड करेंगे मिस्टर टोनी ब्लेयर। ठीक है, और इराक का तबाही में उनका बड़ा हाथ था। नहीं, तबाही में झूठ सब देखे। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होते हुए इंटेलिजेंस रिपोर्ट को गलत दुनिया को बताया, और उन्होंने एक पूरे मुल्क को तबाह कर दिया उस झूठ के ऊपर। बायोलॉजिकल वेपन्स की उन्होंने कहा, मास डिस्ट्रक्शन, WMD, और बाद में वैसे माफी भी मांग ली थी टोनी ब्लेयर। ये गलत हो गया। अगर आपने एक मुल्क को तबाह कर दिया, करोड़ों लोगों को मार दिया, और उसके बाद आप कहेंगे जी के क्या कहते हैं कि मैंने झूठ बोला था, तो ये तो कोई नहीं। उसकी रिपरकशन क्या हुई? क्या यूके गवर्नमेंट ने उनको कोई फांसी पे चढ़ा दिया? क्या उनसे कोई टाइटल्स वापस ले लिए? नहीं। और आप उस बंदे को आप बना रहे हैं इस टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का हेड, तो वो व्हाट गारंटीज डू वी हैव के जी के क्या कहते हैं कि वो वहां इजराइल के फेवर में कोई झूठ नहीं बोलेगा? तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम दुनिया को मिस्टर टोनी ब्लेयर के ऊपर जरा बहुत नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई 2 स्टेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है नहीं, और नेतन्याहू ने कहा ना, उसने आज फिर ये मेरे ख्याल 10वीं मरतबा कहा होगा कि जी कि हम 2 स्टेट थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते। तीसरी बात यह कि जब आप वहां गाजा शहर बनाएंगे, तो क्या पैलेस्टीनियंस के पास इतने पैसे हैं कि वो एक अपना घर भी बना सकते? तो जब वहां बिल्डिंग्स बनेंगी, वहां जो प्रॉपर्टी बनेगी, वो तो सारी इजरायली बनाएंगे। तो आप उनको मिलिटरीली नहीं दे रहे, क्या कहते हैं, जमीन, आप उनको एक मौका फराहम कर रहे हैं कि ठीक है, अपने पैसे से आप पूरे गाजा को खरीद लें। जब वहां बिल्डिंग्स बनेंगी, वहां होटल्स बनेंगे, वहां इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जो कि सारे के सारे इजरायली या इजरायली सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे, तो फिर गाजा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई मिलिट्री फोर्स तो अवेलेबल होगी नहीं। सो मेरे ख्याल में कि हम सब मुसलमानों को बहुत सोच समझ के इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए, इसके जो टेक्निकलिटीज हैं उनको समझना चाहिए, और इससे पहले कि एक मेजर और फाइनल डॉक्यूमेंट बने, हमें मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू और खासतौर पे फलस्तीनियों को सेफगार्ड करने के लिए वो क्लॉजेस को बीच में डालना चाहिए। स्पेशली जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम अपनी फौज भेज रहे हैं, तो हमारी फौज का मैंडेट क्या होगा, और क्या हमारी फौज मिस्टर टोनी ब्लेयर के नीचे होगी, और या क्या कहते हैं जो फोर्स बनेगी, एक बॉडी बनेगी, उसी के अंडर होगी। ये तो वैसे अच्छा, मोहम्मद अली साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मुसलमानों की फौज वहां पे जा रही है, इस्लामी दुनिया की फौज जा रही है, वो फलस्तीनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रही है या इसराइलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रही है? क्योंकि उससे इसराइल का तो यही क्लेम है ना जी कि इनसे हथियार वापस लें, ये हमारे साथ लड़ते हैं, इनको क्लीन करें यहाँ पे। तो अगर उनको क्लीन कर दिया तो इसराइल को फायदा। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात यह है कि अभी मैं समझता हूँ कि ये एक आइडिया है, ये जो प्लान प्रपोज किया है, इसमें बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस हुई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हर स्टेक होल्डर ने इस पे लेटर इन स्पिरिट में अग्री कर लिया है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो जंग चल रही है 2 साल में, ये फलस्तीन और इसराइल के दरमियान नहीं चल रही, ये हमास और इसराइल के दरमियान चल रही है। तो अभी तक हमास ने इससे एग्री नहीं किया है, और क्योंकि सबसे ज्यादा पाबंदियां, लेकिन नहीं, 2 चीजें जो हैं वो क्रिटिकल है।
कि क्या हमास का सियासी और फौजी कोई फ्यूचर वहां पे है। ये क्लियरली कह रहे हैं ये दस्तावेज के जनाब उनका कोई सियासी और फौजी मुस्तकबिल नहीं है। तो क्या ये हमास को एक्सेप्टेबल है? पहली बात तो ये गजा के लोग हैं, वो गजा के लोग हैं और गजा के लोगों की सपोर्ट से ही वो सर्वाइव कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं क्विकली कमेंट करना चाहता हूं, जो स्ट्रक्चर की बात है, देखिए 4 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी रियासत के। मिलिट्री होता है, पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिक होता है, डिप्लोमेटिक होता है। डिप्लोमेटिक लेवल पे चलें, ये कह रहे हैं महमूद अब्बास साहब के जनाब हम की तरफ जाएंगे, मान लेंगे, और वो ये भी कह चुके हैं कि हमास को डिसआर्म करना चाहिए। इसका मतलब है डिसआर्मामेंट ऑफ हमास को फलस्तीन की रियासत मान रही है। अच्छा, अब उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? जब आप टेक्नोक्रेट्स को लेके आएंगे तो वो उनको कौन अपॉइंट करेगा? इसका मतलब है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब है टोनी ब्लेयर साहब की मर्जी की कैबिनेट होगी। तो टोनी ब्लेयर साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्या ये बरतानिया का जो रिटर्न है ये ब्रिटिश पावर का मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऑटोमन एम्पायर के ब्रेकअप के बाद हुआ था? और तीसरी बात ये है कि आपका जो आखिरी जो इंपॉर्टेंट सवाल था मिलिट्री के हवाले से, भाई अगर वहां पे पीस कीपिंग फोर्स आती है, जिस तरह यूएन के अंदर हमारी फौज में 2 लाख से ज्यादा फौजी पूरी दुनिया के डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में गए हैं, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के तहत जाते हैं और उसका काम सिर्फ पीस को मेंटेन करना होता है। इवन मैं मार्शल साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा, पीस इन्फोर्समेंट भी नहीं होती, एनफोर्समेंट नहीं होती, और वो इन्फोर्समेंट हो चुकी होती है, हमें उसको रिटेन उसको सिर्फ मेंटेन करना होता है, अमन को बरकरार रखना होता है। आप कोई कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली पार्टी नहीं बनते। अच्छा, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि ये फलस्तीन की आदमी बन रही है, 8 ममालिक खड़े होंगे इसराइल से लड़ने के लिए, तो ये भी नहीं है। और ना इसका ये मतलब है कि इसराइल और अमेरिका और टोनी ब्लेयर की मर्जी से ये 8 मुल्क की फौजें वहां पे होंगी, उनके जेर नगी होंगी, उनकी ऑर्डर और बैक एंड कॉल पे चलेंगे। लेकिन इसमें जो मेरे लिए बहुत तशवीश वाला मामला है वो ये है कि ये वाली बात जो पहली शिक है कि डी रेडिकलाइजेशन की जाएगी। तो डी रेडिकलाइजेशन जो है वो सदर रेडिकल कौन होता है और क्या होता है और किसको करना है, ये सदर ट्रंप फैसला करेंगे, टोनी ब्लेयर फैसला करेंगे, या ये 8 मुस्लिम मुल्क फैसला करेंगे। और वो रेडिकलाइज, इसका मतलब ये है कि सियासी तौर पे ये एक नई फलस्तीनी रियासत कायम की जा रही है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जो कि ना डेमोक्रेटिक है, ठीक है, ना फौज उसकी अपनी है, ना इकोनॉमी उसकी अपनी है। मैं मार्शल साहब को जवाब दे दूं, ये अरबों से पैसे लेकर रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे, ये कोई अपने पैसे नहीं खर्च करेंगे, यूएन ने भी नहीं देना, अमेरिका ने भी तो ये रियासत फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ये तो वो रियासत ही नहीं है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा चाहती है। यानी कि ना इसकी इकोनॉमी अपनी है, ना इसकी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपना है, ना फौज अपनी है। तो फिर ये क्या यहाँ पे एक सवाल बनता है और ब्रेक लेनी है, और सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। बड़ा सिंपल सवाल है कि क्या इस डॉक्यूमेंट के जरिए फलस्तीनी रियासत बन रही है या नहीं बन रही? छोटी सी ब्रेक और दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मोहम्मद अली साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है और पूरी इस्लामी दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि इस एग्रीमेंट के तहत क्या वाकई फलस्तीनी रियासत बन रही है या नहीं बन रही? देखिए, इसकी तरफ एक इनिशियल उम्मीद पैदा हो रही है, लेकिन इस शक्ल में जो मौजूदा शक्ल है इस प्लान की, उसमें सिर्फ ये लग रहा है कि एक होप दी जा रही है फ़लस्तीनी लोगों को कि वो अपनी ज़िंदगी बहाल कर सकें, इलाज की, खुराक की, सांस लेने की, पानी पीने की आपको इजाज़त हो, इन रिटर्न के जनाब हमास का कोई सियासी या फौजी मुस्तकबिल नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस हवाले से कोई गारंटी इसमें कि जनाब यूएन की करारदादों के मुताबिक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूएन की करारदादों के तहत जो कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट है उसके बियॉन्ड एक डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है। और फिर इसमें फलस्तीन की तो बात ही नहीं है, तो गजा की बात हो रही है। इसका मतलब है कि आप फलस्तीन के भी हिस्से कर रहे हैं और एक हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं कि यहां पे फौज होनी चाहिए। तो बाकी फलस्तीन जो है, जो वेस्ट बैंक है, उसका क्या बनेगा? जो बिल्कुल बैतुल मुक़द्दस है उसका क्या बनेगा? ये तमाम चीजें, यूं लगता है कि ग्रेटर इसराइल का जो आपने सवाल किया था उसका ये जवाब है कि ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है उसकी तरफ आगे बढ़ने की। लेजिटिमेसी और एंगेजमेंट विद मुस्लिम वर्ल्ड भी हो रही है और साथ ही साथ ग्रेजुअल रिकॉग्निशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा डिसआर्मामेंट की कंडीशन भी लगाई जा रही है हमास को।
और जो रीजन में हेजमनी है वो इसराइल की भी बढ़ रही है। मुस्लिम उम्मा को सिर्फ दो चीजें दी जा रही हैं कि जनाब हम इनको सांस लेने की, खाना पीने की, इलाज की इजाजत दे रहे हैं और आपने इंश्योर करना है कि कल को गुड बिहेवियर के आप ओवरसी करेंगे कि इनसे कोई ऐसी हरकत तो नहीं हो रही जो कि इसराइल या इसके नेबर्स के लिए खतरा हो। तो मैं समझता हूं कि इसके फाइनल वर्जन, एयर मार्शल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इसके फाइनल वर्जन को एक मेरे ख्याल में OIC के लेवल पे एक इजलास बुलाना चाहिए, उसमें रिव्यू करना चाहिए और इसका एक कंसेंसस पूरी मुस्लिम उम्मा और अरब लीग के मर्जी से, ताकि कल को जो मुर्रिख है वो हमें इल्जाम न ठहराए। ये ने तस्लीम कर लिया था, इसकी वजह से फलस्तीनी मारे गए। अच्छा, कमर शीमा साहब आपकी तरफ आना। सर, ये सवाल फिर वही आपसे, क्या वाकई फलस्तीनी रियासत बन रही है या नहीं बन रही? बहुत बड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब हमारा पुराना स्टांस है उसी के ऊपर कायम है और ये दो रियासती हल है और इसके अंदर दो रियासती हल मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट उसके बिल्कुल एंगेज्ड है। चोट साहब, मुझे ये नजर आता है, देखिए पहली बात तो ये है कि ये जी चोट साहब, मैं ये कह रहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट तो डेफिनेटली इमीडिएटली ये बात करता है कि सीज फायर होगा। ये डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करता है। ये डॉक्यूमेंट जो है ग्रेंटर्स की भी बात करता है। ये डॉक्यूमेंट जो है जब गजा से आप बाहर निकलते हैं तो आपकी स्टेटहुड की भी बात करेगा। देखें, आपने अल्टीमेटली एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ क्योंकि नेतन्याहू एग्री हो गया और ट्रंप एग्री हो गया तो ये सारे मुल्कों ने एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की बात छोड़ दी है? मैं नहीं समझता कि ये बात है। वी आर रीडिंग इट टू, जिसे वो कहते हैं ना, अर्ली, एंड वी आर रीडिंग टू मच। अभी तक तो देखें, सवाल देखें, आप मुझे बताएं कि हमास के साथ क्या हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ क्या हुआ है, ईरान के साथ क्या हुआ है, सीरिया के साथ क्या हुआ है। जितना एक हमास का इकोसिस्टम था और उसकी जो सपोर्ट बेस थी वो तो सारी खत्म हो गई। अब मुझे बताएं कि अब इस पोजीशन में जब नेतन्याहू ऑल पावरफुल है, आपने उसको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाना है और कौन गारंटर होगा और किसके साथ बैठना है? मुझे लगता है कि इतना ताकतवर नेतन्याहू, उसको गजा से बाहर निकालना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आप ये देखें कि आप उसको गजा से बाहर निकालते हैं, आप गारंटर साथ लेते हैं, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, आप बेशक जो ममालिक हैं उनको साथ इंगेज करते हैं, जो अरब ममालिक हैं, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी तो आपको सपोर्ट दे रही है। और जिस तरह भी वो कह रहे थे शाम को अभी डार साहब के हमास भी मानेगी, तो मेरा ख्याल है रास्ता तो है। अब हमें जारी बात है कि अभी 24 घंटे नहीं आए डॉक्यूमेंट को आए हुए। जब तक हमास इसको एग्री इससे नहीं करती, चीजें बेहतर नहीं होती, तब तक तो हम आगे सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। लेकिन एटलीस्ट देयर इज ए रोड मैप कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट का। जी बिल्कुल ठीक है। एयर मार्शल साहब, आपकी तरफ आना है कि अब अगर फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनती तो इस डॉक्यूमेंट का क्या फ़ायदा होगा और इस एग्रीमेंट का क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अब अगर फ़लस्तीनी रियासत बनने का कुछ चांस था तो वो हिजबुल्लाह की वजह से था, वो हमास की वजह से था, तो आपने इन दोनों जमातों को वहाँ से फ़ारिग कर दिया, तो फिर फ़लस्तीनी रियासत कैसे बनेगी? मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि अगर हमने बिल्कुल यानी इस डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर हम हमास और हिजबुल्लाह खत्म हो जाती हैं तो फिर हमें टू स्टेट थ्योरी को भी दफन कर देना चाहिए। फिर इस्राइल को तस्लीम कर लिया, फिर वो ऑटोमेटिकली गाजा जो है वो इजराइल का हिस्सा बन जाएगा। देखिए, असल में हम सब एक ही बात कर रहे हैं और वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इनिशियल डॉक्यूमेंट है जो एक प्लान पुटअप किया गया। मेरे ख्याल में अगर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि OIC के लेवल पे, मैं उससे नीचे रहूंगा और मैं कहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट को लेके नेशनल असेंबली और सेनेट में जाए और लोगों के साथ, यानी कि अब एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस पैदा करे कि हम अगर उस इलाके में जाके पीस कीपिंग करना चाहते हैं तो हमारी पूरी कौम जो है वो उस डिसीजन के पीछे खड़ी हो। और अगर हमने वहां फैसला करना है कि हमें कभी जो क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी किसी भी फैक्शन के खिलाफ, तो हम उस फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए भी हमारी पूरी कौम हमारी फौज के पीछे खड़ी हुई होगी। सो मेरे ख्याल में हमें
इसको बिल्कुल रद्द नहीं कर देना चाहिए और ना ही हमें इसके ऊपर कोई खुशी मनानी चाहिए। मेरा ख्याल जो खासतौर पे ये जो 8 इंपॉर्टेंट मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो अपने अपने कैपिटल्स में इस डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें और जो खासतौर पे फलस्तीनियों की जो ख्वाहिशात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस डॉक्यूमेंट को बेहतर करें। ठीक हो गया। मैं मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आना है, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेनी है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी डिबेट चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत एतराज़ किया जा रहा है कि फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं और जो बेसिक स्टांस था पाकिस्तान का उससे ये रिवर्स हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एहतजाज कर रहे हैं, जमात इस्लामी की तरफ से भी बातें आनी शुरू हो गई। तो ऐसा लगता है कि एक अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो गई है और सड़कें गर्म होने लगी हैं। तो पाकिस्तानी रियासत इस वक्त क्या कर सकती है और ये जो एतराज़ किया जा रहा है किस हद तक वैलिड है? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मोहम्मद अली साहब, अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर वो दिलचस्प तो नहीं किया जा सकता सोचनाक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज साहिबा का हवाला दे के उन्होंने तो वॉकआउट कर दिया है कि कहीं ये एग्रीमेंट हमारे गले ना पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कानून साजी होती है या डिबेट होती है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल नहीं होगी। पीटीआई का रद्द-ए-अमल आपके सामने है, जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल आपके सामने है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का रद्द-ए-अमल सामने। तो ये कहीं एक ऐसा इशू फ़लस्तीन का, ये इसराइल का है, वो कहीं गवर्नमेंट के गले ना पड़ जाए। जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और मैं समझता हूँ कि देखें, इतने हसास तारीख़ी और पूरी मुस्लिम उम्मा के जो दिल के करीब अहम तरीन मामला है, उसके ऊपर कोई भी अहम फैसला जो है, मैं समझता हूँ किसी भी जमहूरी रियासत को, अवाम को और उनके नुमाइंदों को एतमाद में लेके करना चाहिए। डेफिनेटली आपको याद होगा इराक़ पे जब बात हुई थी फ़ौजें भेजने की, तो हम पार्लियामेंट में गए थे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो मुख्तलिफ राय पाई जाती है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, ये उनका हक़ है, लेकिन इसको कंसिडर किया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि एक इंक्लूसिव प्रोसेस होना चाहिए। और एयर मार्शल साहब ने कहा, मैं समझता हूं ये डिबेट ना सिर्फ दाखिली सतह पे होनी चाहिए बल्कि इंटरनेशनली भी जो मुस्लिम उम्मा के प्लेटफॉर्म्स हैं, OIC है, अरब लीग है, उनमें भी होनी चाहिए कि ये सिर्फ देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक चीज, मैं इसको यूं कहूंगा, ये एक थॉट पेपर है, ये एक थॉट पेपर है, उन्होंने एक आइडिया दिया है। अब इसको लेटर इन स्पिरिट वर्ड फॉर वर्ड सहीफा नहीं समझना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए क्या चीज इसमें एक्सेप्टेबल है, क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है और इसमें को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसको कैसे इंक्लूसिव और बैलेंस किया जा सकता है। जिस तरह इन्होंने कहा कि इसमें इसराइल के ऊपर तो कोई पाबंदियां नहीं है, सारी पाबंदियां तो लगाई गई हैं हमास के ऊपर, तो बैलेंस इसको कैसे अचीव किया जाए, इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। देखें, और सदर ट्रंप से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सदर ट्रंप भी एक कोहना मश्क बिजनेसमैन है, वो समझते हैं कि अगर एक मुदल्लिल और इंक्लूसिव तरीके से उनको फीडबैक मिलेगी तो वो इसको इंप्रूव करेंगे, तो इसके कामयाब होने के और देरपा होने के और एक्सेप्टेबल होने के इम्कानात और चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है। वैसे एयर मार्शल साहब, ये फरमाइए, हमास इस पोजीशन में है कि वो लड़ सके इसराइल के साथ? मैं इसको कहूंगा कि देखें, 2 साल की लड़ाई के बाद इजराइल हमास को खत्म भी तो नहीं कर सका। ठीक है, देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका फुट होल्ड अवाम में होता है, वो आप इस तरह लड़ाई के जरिए उनको खत्म नहीं कर सकते। आप जितने मारेंगे उतने बच्चे और उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। बल्कि एक जुमला इसमें ऐड करूं, देखें, ये जो कंडीशन इसमें डाली गई है 20 पॉइंट्स में, ये क्यों डाली गई है? अगर वो बाय फोर्स अमेरिका और इसराइल उनसे अपने कैदी छुड़ा सकते तो उनको बाइंड क्यों किया जा रहा है कि वो वापस करेंगे? बिल्कुल सही बात, वो नाकामी है ना जी इसकी, इसराइल की और अमेरिका दोनों की नाकामी। अच्छा, डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये फरमाइएगा सर कि पाकिस्तान के अंदर जो डिबेट चल रही है किस हद तक जस्टिफाइड है, गवर्नमेंट को किस तरह तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए, और ये हमास जो है उसकी नाकामी है या इसराइल की नाकामी है? दोनों सवाल आपके पास। देखिए, मैं समझता हूं कि हमास ने बड़ी जंग लड़ी है और जो वो कर सकते थे उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई। सिर्फ हमास नहीं, उसके साथ हिजबुल्लाह भी थी, उसके साथ इस पूरे खित्ते के अंदर जो पूरा जो सेटअप था इन ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इजराइल प्रिवेल कर गया। और जिस दिन ईरान के ऊपर हमला हुआ था उसका मतलब ये था कि वो जितनी भी प्रॉक्सीज को ईरान जो सपोर्ट कर रहा था वो नहीं काम कर सके। सो मुझे लगता है कि ये दिन ऐसे नहीं आया, इसके बाद इसकी वजह यही साबित हुई है कि हमास जो है वो अब जारी बात है उस पोजीशन में नहीं है जो अपने आप को डिफेंड कर सके या लड़ सके, बड़ी कमजोर हो गई है। एक बात
दूसरी बात यह है कि डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? पार्लियामेंट के अंदर करनी है तो वहां पे करें, पब्लिक फोरम पे करनी है तो वहां पे करें। देखिए पाकिस्तान ने की, हुकूमत ने कौन सा अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है? अगर तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो बताएं भाई, मुस्लिम दुनिया भी साथ है। एक कंसल्टेशन है कल जो सऊदी अरब की स्टेटमेंट आई थी, आपने देख लिया, सारे मुसलमान दुनिया साथ है। आपके साथ जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी है, एक हमास है। हमास की पोजीशन अपनी इस तरह भी है कि उसको इवन के अरब वर्ल्ड भी बहुत सारी जगहों पे रिकग्नाइज नहीं करती या उसको अप्रिशिएट नहीं करते, वो अपनी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ हैं। तो मैं समझता हूं कि हमास की अपनी पोजीशन भी तो देखनी पड़ेगी और देखना है कि लार्जर गोल क्या है। लार्जर गोल ये है कि यार ये जो गजा के लोग हैं वो तो आगे ही पता नहीं 1 लाख से ज्यादा 65-66 हजार तो रिकॉर्डेड शहादतें हैं, और कितने लोग इसके ज्यादा जो है लावा शहीद हुए हैं। तो हमें एक रास्ता भी तो देना है, ये ब्लड बाथ खत्म हो, एथनिक क्लिंजिंग खत्म हो, ये सारी की सारी जो इस वक्त कत्लो गारत है ये बंद हो, और एटलीस्ट एक इज्जत वाला ऑनरेबल जो है वो जिंदगी गुजार सकें और नेतन्याहू को गजा से निकाला जाए। और मैं समझता हूं कि वो निकल रहा है और वो अपना प्लान भी दे रहे हैं निकलने का। तो मेरा ख्याल है कि बात बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक हो, वक्त खत्म हो गया। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, खासत आपने फैसला करना है। आखिर में आपके लिए दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप और आपके ख़ानदान को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। लेकिन इसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ़लस्तीनियों के लिए दुआ भी कीजिएगा और जितनी आप इनकी मदद कर सकते हैं करें, क्योंकि उन्होंने साबित कर लिया है कि अगर इनके पास वसाइल नहीं भी हैं तब भी ये कुर्बानियों में पीछे नहीं हटे। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खानों को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।